नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल केशव कश्यप ऑफिशियल पर। साथियों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज मैं क्वेश्चन आंसर का सीरीज़ लाया हूं और आज से एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। सीडीपी का डेली 30 क्वेश्चन में सीडीपी का डिस्कस करूंगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये आपको अगले आने वाले सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल साबित होगा। और ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो आज हम लोग 30 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और डेली इसी तरह से 30 क्वेश्चन का एक सीरीज आपको मिला करेगा। सॉल्व्ड पेपर कह सकते हैं इसको, जो प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, तो चलिए आज नया वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं प्रतिभावान शिक्षार्थियों की है? तो हमको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। यदि पहला ऑप्शन, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। दूसरा ऑप्शन है, वह बहुत सी तुक मिजाज हो जाता है। तीसरा, वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना इत्यादि। चौथा, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। वह गतिविधि अगर वहाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो उनका अनुभव जो होता है वो कम प्रेरित करता है और ऊब जाता है विद्यार्थी। तो आइए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकता है। तो कैसे बढ़ा सकता है? ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। साथियों, कभी भी प्रतियोगिता को तो प्रोत्साहन नहीं देना है। तीसरा, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके देखिए, यही ऑप्शन हो जाएगा। विषय वस्तु से को विद्यार्थियों के जीवन से के साथ संबंधित करके हम एक दूसरे को प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ओके। तीसरा क्वेश्चन है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो देखिए, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय और अन्वेषक हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बच्चे कभी भी, बच्चे को निष्क्रिय मानना ही नहीं है। ठीक है, बच्चे को बिल्कुल सक्रिय माना जाता है। और यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी भी और सी भी और डी भी। इस ख्याल से यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी, सी और डी। तो आइए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? तो ऑप्शन है, यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचार को सही विचारों में बदलना, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उसे तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। जब तक विद्यार्थियों को एक मिनट रुक जाइएगा साथियों, थोड़ा तकनीकी प्रॉब्लम आ गया था, सॉरी साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन है, यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों को गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। ठीक है, विद्यार्थियों को बहुत सारे उदाहरण देना, वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो तब तक दंड का उपयोग करना। और पुराने दंड तो बिल्कुल विद्यार्थी को देना नहीं है साथियों। और पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। तो साथियों, इसका ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों को बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं और उसे तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा सकता है। तो पांचवा क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां शिक्षक एकाधिकारवादी हैं, उसे स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाए। तो और दूसरा ऑप्शन, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान केंद्रित होता है और वहाँ बल दिया जाता है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा ऑप्शन है, जहाँ शिक्षक सारे अधिगम में आगे होता है और विद्यार्थियों
से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा। हम पिछले ऑप्शन में भी बताए थे कि विद्यार्थी को कभी भी निष्क्रिय नहीं कहा जा सकता है। तो चौथा ऑप्शन है जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वो अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन साथियों देखिए यही पॉजिटिव ऑप्शन है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में आपको क्या पता चलता है? ये ऑप्शन है, ठीक है। बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती है, ठीक है। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, ये भी सही है। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2, ए, बी और सी। चलिए 7वां क्वेश्चन। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? इसमें क्वेश्चन सीधा सा है कि कैसे आप बच्चे को इंक्रीज करेंगे पढ़ने के लिए। तो ऑप्शन है तुम उसके जैसा क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक ट्रॉफियाँ मिलेंगी, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। में सीखना विद्यार्थी की औनरिक प्रेरणा है, और जबकि पहले से कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। और चौथा ऑप्शन है चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। तो साथियों क्या ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे तीसरा, ठीक है। आगे चलते हैं। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित करती है? प्रतियोगिता परीक्षण से, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसमें निपुणता पाने की में उन्हें मदद देकर, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर उन्हें जैसे ट्रॉफी वगैरह, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है उनमें चिंता और डर पैदा करके। तो साथियों आपको पनिशमेंट बिल्कुल नहीं देना है, डर बिल्कुल पैदा नहीं करना है। और तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। रट्टा मारकर, देखिए रट्टा मारने वाला तो क्वेश्चन होगा ही नहीं कभी। दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिसमें वह शिक्षक का सम्मान करे, ये भी ऑप्शन नहीं, आपको दंड नहीं देना है। ऐसा काम करने के लिए जिसमें परीक्षा के अंत में उसे अच्छे अंक पा सकें, ठीक है। और चौथा सीखने के लिए, और जिसमें वह जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करे। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। विद्यार्थी को हमेशा जिज्ञासु बनने के लिए प्रेरित करना है, ना कि उसे रट्टा मारने के लिए, ना तो उसे डराना है ना धमकाना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? तो देखिए शारीरिक दंड, ये तो होगा नहीं। व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम, प्रतियोगितात्मक कक्षा और निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो साथियों जैसा कि देख रहे हैं कि शारीरिक दंड नहीं होता है, हम लोग कंपटीशन बेसिस पे बच्चे को नहीं सिखाते हैं, और तुलना एक दूसरे से नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या बचता है? 2 नंबर ऑप्शन बचता है, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, ठीक है। तो 10वां देखते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विकास का सिरह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार से आगे बढ़ता है, भिन्नों से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, और ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, सम्मान से विशिष्ट की ओर। तो इस पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा साथियों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं इसमें तो पहले से लगा हुआ है, सिर से पैर की ओर, ठीक है। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मध्य बचपन का समय, वयस्कावस्था और प्रारंभिक बचपन का समय, और जन्म पूर्व का समय। तो साथियों इसमें ऑप्शन हो जाएगा प्रारंभिक बचपन का समय जो होता है, ये काफ़ी सेंसिटिव माना जाता है। किसके लिए? तो भाषा सीखने के लिए। 13 नंबर क्वेश्चन है। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं। सप्ताह के अंत में
उसे प्रशिक्षण देते हैं और बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। क्या होगा? वृद्धि और विकास, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता, आनुवंशिकता और पर्यावरण। माता पिता से मिल रहा है और पर्यावरण से मिल रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन सीधा 4 नंबर हो जाएगा, आनुवंशिकता और पर्यावरण। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के गौण वाहक होते हैं? देखिए, इसे प्राइमरी में आपका परिवार आ जाता है और सेकेंडरी में स्कूल आ जाता है। बस ये आपको 2 याद रखना है कि प्राइमरी फर्स्ट और स्कूल सेकेंडरी। तो देख लीजिए यहाँ विद्यालय और पास पड़ोस और विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार वाला छोड़ दीजिए क्योंकि ये मुख्य वाहक नहीं गौण वाहक पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विद्यालय और पास पड़ोस। ठीक है, और अगर मुख्य वाहक पूछ रहा होता तो हो जाता परिवार और रिश्तेदार। लेव वैगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की मूल कारण क्या है? तो लेव वैगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण सामाजिक अन्योन्य क्रिया होता है। ठीक है, जैसे ही आप लेव वैगोत्स्की देखें क्वेश्चन में तो आप सोशल के साथ निश्चित तौर पे जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका हमेशा आंसर सही होगा। 16 नंबर, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों के विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ये कैसा है? तो देखिए, सामाजिक संकुचन अनुकूलन है, अच्छा लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन है, कानून और व्यवस्था अनुकूलन है, और दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन है। तो ये है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। ठीक है, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अनुकूलन। चलिए, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित से क्या आवश्यक है? तो जीन पियाजे के अनुसार वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय और विश्वास, शिक्षकों और माता पिताओं द्वारा पुनर्वरण, शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप, जिसको स्कीमा बोला जाता है इंग्लिश में, निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन ज्ञानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन 2 प्रक्रियाओं को किसके रूप में जाना जाता है? समावेशन और अनुकूलन के रूप में। ठीक है, समावेशन और समायोजन के रूप में, समायोजन और अनुकूलन के रूप में, और सामीकरण और संशोधन के रूप में। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा साथियों? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये होता है समावेशन और समायोजन के रूप में। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है। कभी भी देखिए, हतोत्साहित नहीं कर सकते हम लोग, प्रोत्साहित कर सकते हैं। हतोत्साहित निगेटिव वर्ड है, ये कभी भी किसी भी ऑप्शन में नहीं होगा। आवृत्ति को बढ़ावा देता है, खोज को प्रोत्साहन देता है। इसी में आपको अगर आंसर नहीं भी पता तो निगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड आपको अगर पता है तो आप ऑप्शन आसानी से आंसर लगा सकते हैं। ये देखिए, पॉजिटिव वर्ड खोज को प्रोत्साहन करना, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 20, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत समझाता है कि हार्वर्ड गार्डनर ने साथियों कुल 8 बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है, बुद्धि को केवल बौद्धि लब्धि IQ परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुविधियों का एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीक़ों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियाँ विकसित हो। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा साथियों? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, वैकल्पिक विधियों के बारे में, विधियों से पढ़ाना और बहुविधियों की एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 21, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को
तय करते हुए अपने आप से बात करती है, मतलब खुद से बात करती है समेटते हुए। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? देखिए, जीन पियाजे इसे अहं केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वैगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा निज भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य के राह के रूप में करेगा और लेव वैगोत्स्की इसे खोजबीन मानेगा। जीन पियाजे और लेव वैगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। और चौथा ऑप्शन है जीन पियाजे और लेव वैगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के विचारों की अहं केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। तो साथियों, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। जीन पियाजे इसे ईगो सेंट्रिक स्पीच कहते हैं और यहीं पे लेव वैगोत्स्की इसे प्राइवेट स्पीच के नाम से जानते हैं। तो आइए ऑप्शन, इसमें ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन नंबर 22। लिंग है शारीरिक संरचना, सामाजिक संरचना, सहज गुण और जैविक सत्ता। तो क्या है? जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। क्या है? जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक संरचना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23। लेव वैगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने विचारों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? मानकीकृत परीक्षण को, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न को, ठीक है, उसके बाद वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न और सहयोगी प्रोजेक्ट। तो साथियों क्या हो जाएगा आंसर इसका? तो आंसर हो जाएगा सहयोगी प्रोजेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 24। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चे को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करे, बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे, और विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम को लागू करे। चौथा ऑप्शन है शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। देखिए, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? आप फ्यूचर के शिक्षक हैं तो आप सोचिएगा आपको क्या करना चाहिए। आप क्या करेंगे? बच्चे से बातचीत करेंगे और उसका दृष्टिकोण जानने का कोशिश करेंगे कि बच्चा क्या चाहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। विद्यार्थियों को उपलब्धियों के अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। देखिए, कभी भी तुलना तो हम एक दूसरे विद्यार्थी में कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। केवल वर्ष में एक बार ये भी नहीं होगा। इससे विद्यार्थियों को भय और तनाव संचार। देखिए, 3 का तीनों ऑप्शन जो दिया है 2, 3 और 4, ये तीनों नेगेटिव है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है कैसा होना चाहिए? अधिनायकी, अनुमति परक, सुविधादाता और सत्तावादी। ठीक है, तो देखिए NCF 2005 कहता है कि टीचर क्या है? एक हेल्पर है, कह सकते हैं सुविधादाता है। ना तो वो सत्तावादी हो सकता है, ना तो अनुमति परक हो सकता है, ना तो वो अधिनायकीय हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम का एक मात्र निर्धारक होता है या होती है के साथ संबंधित नहीं मानी जा सकती, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती है, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। तो देख सकते हैं अनुसंधान से कैसा होता है और क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शामिल करना। देखिए, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उसको किसमें आप शामिल करेंगे? जिनमें अक्षमता ना हो, उन बच्चों के लिए हानिकारक है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, और यह एक काल्पनिक लक्ष्य है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
यहाँ पे सीधा सा हो जाएगा 3। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है साथियों, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। तो ये ऑप्शन तो सही लग रहा है। सही क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देता है। चलिए ये तो नहीं होगा। गलत क्योंकि यह एक अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। गलत क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग थलग महसूस करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक ही ऑप्शन आपका सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। अलग अलग बच्चे अगर अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं तो एक दूसरे से वो सीखते हैं। देखिए इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है साथियों, सुनने में असमर्थ बच्चा केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा सकता, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। देखिए ये तो गलत लग रहा है क्योंकि केवल यहाँ क्या है, केवल यहाँ क्या है, निगेटिव वर्ड है, तो इसको तो छोड़ ही दीजिए। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। ये ऑप्शन सही लग रहा है। दूसरा ऑप्शन चलिए देखते हैं, नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। ये तो ऑप्शन गलत लग रहा है। और फोर्थ ऑप्शन है, श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। तो देखिए ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका साथियों सही, एक ही ऑप्शन सही है यहाँ पे, ये ऑप्शन नंबर सेकेंड, उसे नियमित विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए और वहाँ ही अच्छा वो करेगा और उसके लिए उपयुक्त सुविधा और साधन का हम लोग क्या करेंगे, अवेलेबल कराएंगे। तो साथियों आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसा लगा, और अगर आपको फ़ायदा बुझा रहा है, आपको अच्छा लग रहा है या आपको हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके लाइक करने से, कमेंट करने से हम लोगों का मनोबल बढ़ता है और हम लोग अच्छे से फिर यूट्यूब पर काम कर पाते हैं। ठीक है, तो आपको अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।